Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is your social science educator काजोल सिन्हा here। तो बच्चों हमने स्टार्ट की थी सीटेट की जर्नी जिसमें हमने सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की थी और सीडीपी में आप जो है अच्छे से रहेंगे हमारे साथ, बेटर आपकी प्रिपरेशन होगी। तो आज से जो हमने इससे पहले मैंने ईवीएस की एक क्लास नंबर 1 वो प्रोवाइड करवा दी है। तो जो बच्चे नए हैं वो क्लासेस को जाके देखिए। जो प्रीवियस क्लासेस है, एक तो ईवीएस की नंबर 1 क्लास मतलब टॉपिक नंबर 1 और सीडीपी की जितनी क्लासेस हो रही है तो वो आप देखते रहिए, ठीक है। और बाकी आज ईवीएस का सेकेंड क्लास रहेगा हमारा, जिसमें हम जितनी भी चीजें प्रीवियस ईयर में पूछे जाती है वो किस टॉपिक से रिलेट करती है वो हम जानेंगे इस क्लास के अंदर। क्लियर है बात? जैसे कि आज हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कैसे डिस्पर्जल होता है और हाउसेस के बारे में हम जानेंगे। तो ये सारी चीजें ईवीएस के एग्जाम्स में 30 मार्क्स का जो रहता है 30 मार्क्स में ये आती रहती है। तो देखिए हमारे चैनल पर क्या क्वालिटी है, आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिसमें मैं आपको जो कंप्लीट स्टडी कराऊंगी वो उस अकॉर्डिंग कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं और हम कैसे उसके साथ जो है रिलेट करेंगे चीजों को। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। अब देखिए डिस्पर्सल ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है। अब डिस्पर्सल क्या होता है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है कि मीडियम बताइए कि डिस्पर्सल के मीडियम क्या होते हैं, किन किन मीडियम्स के थ्रू बीजों का या सीड्स का डिस्पर्सल होता है। तो ध्यान रखेंगे एयर, वाटर एंड लिविंग बींग्स यानी कि इन तीनों के थ्रू क्या होता है, डिस्पर्सल होता है। ठीक है, एयर, वाटर एंड ह्यूमन लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग बींग्स में कोई भी आपके जो है ये इंसेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये जितने भी एनिमल्स इंसेक्ट्स में आते हैं, बर्ड्स वगैरह में, तो ये सब करते हैं क्या, डिस्पर्सल। ध्यान रखना ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे द लेगम्स ऑफ सोयाबीन गेट ड्राई एज सून एज दे राइप एंड देयर सीड्स स्कैटर। देखो जो सोयाबीन की फलियां होती है वो क्या करती है, वो जब उनको पकाया जाता है तो पककर सूख जाती है। सूखने के बाद वो धीरे धीरे करके जो फलियां हैं वो गिरने लगती है, छिटक कर, है ना, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना पूछा गया था कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ कि जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ते रहेंगे तो उसमें एग्जाम का क्या मतलब एक पूछने का एक मेथड होता है वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखना लीगम्स, किसके लीगम्स, सोयाबीन के। और ये जब सूखते हैं, ठीक है, और सूखने के बाद जब ये पक जाते हैं तो ये क्लियरली क्या है, स्कैटर यानी बिखर जाते हैं। ये देख लीजिए आप फोटो में डिफाइंड है, ये होते हैं लीगम्स। ठीक है, यानी कि फलियां, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोयाबीन की फलियां। क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब बात करते हैं कि पोर्चुगीज क्या करते हैं, पोर्चुगीज क्या क्या चीजें इंडिया में लाए थे। जैसे कि पोर्चुगीज ब्रॉट चिली, गुआवा, पीनट, पोटैटो, टोमेटो फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडिया। ध्यान रखना ये भी कई बार पूछा जाता है, पोर्चुगीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो लोग होते हैं वो मिर्ची, अमरूद, मूंगफली, आलू, टमाटर ये सब कहां से लाए थे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना सदर्न अमेरिका। ठीक है, सदर्न अमेरिका से कहां पर लाए थे, इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने। ये कुछ 3-4 चीजें तो पूछी गई है, जैसे पोटैटो, टोमेटो, पीनट, गुआवा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सी जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। ये आपका पूरा सी ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, ये आपकी पिक्चर है चिली के बारे में। तो ये 4-5 बिल्कुल रट लो चीजें कि क्या क्या चीजें साउथ अमेरिका से कहाँ भेजी जाती थी, इंडिया। और कौन भेजते थे, पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाल के लोग। क्लियर है इतनी बात? चलिए देखो ईवीएस में सब कुछ फैक्चुअल रहता है, जो जो चीजें मैं बताती चलूंगी कि डिटेल में आपको कैसे पढ़ना है। अब ये आपका पूरा एनसीईआरटी का एक पेज में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा रीड कर लो हिंदी में। एक ग्रेट आर्टिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। देखो ये पूरा केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, ये सब आप पूरा पढ़ सकते हो। बादशाह अकबर के पास आगरा में एक से बढ़कर एक महल है और फिर वे सीकरी में यह एक शहर क्यों बनवा रहे हैं। तो फादर ने बोला कि कुछ याद करते हुए, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है पर सीकरी में जो नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। देखो कोई भी एम्परर हो, कोई भी किंग हो, वो उसके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी अलग से ताजमहल बनवाता है या सीकरी बनवा रहा है। तो क्यों बनवा रहा है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, वो रीजन एग्जाम से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे सीकरी का पूछा हुआ है कि सीकरी क्यों बनवाया था, तो इसमें देखो अभी स्टोरी में क्या चल रहा है
मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे और बहुत से साधु संतों फकीरों के पास वो जाते थे। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए और इन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन जो है बच्चे होंगे और शहजादा सलीम जो था, मुराद और दानियाल, ये केशव ने चहकते हुए कहा, मतलब नाम बता दिए थे उस टाइम पे। वैसे जिन्होंने ये देखा हुआ है, अकबर एक हिस्टोरिकल स्टोरी है और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देखनी भी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है हमारे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा और तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी को बनवाने का जो है एक डिसीजन लिया था। देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैं स्टोरी क्यों पढ़ा रही हूँ, स्टोरी से ना देखो ये बिल्कुल ईवीएस का ही, एनसीईआरटी का ही छपा हुआ पेज है उसी का ही, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस पैराग्राफ से आपको ये समझ में आएगा कि किसके सम्मान में, किसके रिस्पेक्ट में या किसको होमेज दिया गया, ठीक है। तो ख्वाजा सलीम चिश्ती, ध्यान रखना, सलीम चिश्ती के रिस्पेक्ट में, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए स्पेशली सीकरी सिटी बनाने का जो है एक डिसीजन लिया गया। और किसने लिया ये डिसीजन? अकबर ने, ठीक है। किंग एम्परर, ये आपका पूरा इंग्लिश में पढ़ सकते हो इंग्लिश और हिंदी दोनों में गिवन है, तो ध्यान रखना। ख्वाजा सलीम चिश्ती ये है और ये पूरा सीकरी है, ठीक है। ये पूरा सीकरी सिटी है। किसने बनवाया था? देखो दो तीन चीजें हैं, किसने बनवाया? अकबर ने। कहाँ बनवाया, मतलब क्यों बनवाया? ख्वाजा सलीम चिश्ती के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और क्या नाम रखा इसका? सीकरी। और कहाँ बनवाया था? आगरा में। क्लियर है इतनी चीज? दो तीन चीजें ये आप लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो प्रॉपर। उसके बाद एक पूछा जाता है कि एक स्टोरी है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, वो दिन भी क्या दिन थे, ये किस राइटर ने इस स्टोरी को जो है प्रोड्यूस किया है? तो इट वाज रिटन बाय द फेमस साइंस फिक्शन राइटर आइजैक इसामोव। अब देखो इसामोव करके कई बार आ जाता है, तो ये ध्यान रखना, आइजैक सॉरी आइजैक इसामोव। क्लियर है? इनकी स्टोरी का नाम क्या लिखेंगे? वो दिन भी क्या दिन थे। क्लियर है? ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो एग्जाम्स में आती रहती है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, जितना भी है चीजें आती रहती है वो कवर करेंगे। इस स्टोरी में क्या है, ये स्टोरी इमेजिन करती है, मतलब आज का जो स्कूल एक मॉडर्न सिस्टम है उससे कुछ 150 साल हम बैकवर्ड चले जाए तो उस टाइम की बातों को एक ग्लांस दिया गया है इस स्टोरी में, जिस स्टोरी का नाम था वो दिन भी क्या दिन थे, ठीक है। तो ये नेम आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और क्या चीजें हैं, जैसे कि अब प्लांट्स के बारे में। देखो ये प्रॉपर अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ इसमें प्लांट्स का ही डिस्कशन होगा और एग्जाम्स में कैसे आता है कि प्लांट्स का डिस्पर्सल बताओ, या प्लांट्स किस प्लांट में कौन सा एलिमेंट रहता है ज्यादा, ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड वाले प्लांट्स है वो कौन सा है, तो इनके नेम्स आ जाते हैं, ये आप ध्यान से कर लेना। जैसे खेजड़ी के वृक्षों यानी खेजड़ी ट्री के बारे में, खेजड़ी नहीं है ये खेजड़ी है, ठीक है। तो खेजड़ी ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये स्पेशल, देखो जो बच्चे प्रीवियस ईयर देते हैं उन्हें पता है खेजड़ी ट्री जो है राजस्थान का फेमस ट्री है। और ये किस रिकॉग्नाइज हुआ था, कैसे ही इसको खेजड़ी बोला गया, उसके पीछे की स्टोरी है, तो स्टोरी पढ़ लो। हुआ क्या था 1731 में राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, अमृता देवी विश्नोई, इन्होंने क्या किया, खेजड़ी एक गांव था उसमें खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 जो फीमेल्स थी उनके साथ स्वयं का बलिदान, मतलब सॉरी सेक्रीफाइस कर दिया था। यानी कि कितनी थी लेडीज? 363 इन लोगों, इन फीमेल्स के साथ खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, किसको बचाने के लिए? किसको? खेजड़ी वृक्षों को। अब ये खेजड़ी वृक्ष है कहां पर, यानी कि खेजड़ी ट्री कहां है, आपसे पूछा जाता है कहां पर? राजस्थान में। याद रखना राजस्थान का जोधपुर, जहां पर कौन सा ट्री है? खेजड़ी, ठीक है। और खेजड़ी ट्री क्यों है नाम? क्योंकि उस विलेज का नाम ही क्या था? खेजड़ली। देखो विलेज का नाम खेजड़ली था पर ट्रीज का नाम खेजड़ी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और किया किसने था ये? अमृता देवी विश्नोई। इंग्लिश में भी लिखा है देखो, अमृता देवी विश्नोई। तो इनका एक सेक्रीफाइस था। अभी वैसे हुआ क्यों था, देखो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ना गवर्नमेंट की साइड से ये था कि ट्रीज को काट दिया जाए, डैम वैम बनवाने की बात थी। तो अमृता देवी ने एक डिसीजन लिया था कि अगर ट्रीज को काटा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन वगैरह का रहेगा सिस्टम, इन्वायरमेंट को हार्म रहेगा, और प्लस वहां जो लोग रह रहे हैं, आप डैम बना रहे हो और सारी चीजें बना रहे हो, तो उन लोगों के बारे में सोचो। तो गवर्नमेंट ने वो नहीं सोचा, तो उसके लिए कदम उठाया गया और अमृता देवी विश्नोई ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि वो जो है बचाने के लिए क्या करेगी, मतलब एक मूवमेंट आप मान सकते हो, ठीक है। तो मेन पेपर में खैर पूरी स्टोरी तो नहीं आती, वो तो नॉलेज के लिए मैंने बताई।
अमृता देवी का कर लाना मतलब कर लेना, और खेजड़ी ट्री ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको कौन सा जो है अवार्ड दिया था वो ध्यान रखेंगे। तो इंडिया ने एक अवार्ड दिया था जिसका नाम क्या था, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। और ये था किस लिए, फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन हर ऑनर, यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि क्या, वन्य जीवों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए उन्होंने ये अवार्ड दिया था, और ये सिर्फ उनके सम्मान के लिए था, समझ रहे हो, उनके सम्मान के लिए। देखो हिंदी में लिखा है, भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी को क्या दिया, ये वाला अवार्ड दिया। तो एक अवार्ड याद रख लेना, ठीक है, एक राजस्थान का जोधपुर, और ट्री का नाम याद रखना। बाकी ये चीजें कमी आती है कि कितने वुमेन्स थी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, वैसे ये काफी बात देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और क्या पूछा जाता है, जैसे देयर बार्क इज यूज फॉर मेडिसिन। अब प्लांट्स की देखो, मोस्टली प्लांट्स की जो छाल होती है वो मेडिसिन के लिए बनाई जाती है। बहुत सारे ट्रीज है लाइक मेडिसिन के लिए, है ना, आयुर्वेदिक जितनी मेडिसिन बनती है। उसके बाद और क्या ट्रीज का वर्क है, देयर वुड्स आर इंसेक्ट्स फ्री, इनकी लकड़ी में क्या है, कीड़ा नहीं होता। दूसरा द पॉड ऑफ खेजड़ी, देखो खेजड़ी का जो पॉड होता है, पॉड मतलब फलियां बताई थी मैंने, लिगम बोल सकते हो आप। तो जो उनकी फली होती है वो वेजिटेबल्स के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। खेजड़ी की मैं बात कर रही हूँ, सोयाबीन की भी की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, सोयाबीन की भी और खेजड़ी की भी, ठीक है। उसके बाद केजरी का स्पेशल इंसेक्ट फ्री आप कर लेना, और इनका मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब इन ऑल में ये मतलब बढ़िया है। कहने का मतलब क्या, कि हर तरीके से खेजड़ी ट्री का अच्छा यूज है, और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली ये चीज है। नेक्स्ट है अगर पेड़ है तो हम है, प्लांट एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम, इट इज द सेइंग ऑफ द विलेजर्स ऑफ खेजड़ी। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कभी कभार स्टेटमेंट में आ जाता है, वैसे आता नहीं है बट कभी कभी आ जाता है स्टेटमेंट में। तो अगर पेड़ है तो हम है, कहने का मतलब क्या, कि प्लांट्स हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, बट हमारा उनके बिना सर्वाइव करना वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली चीज हो जाएगी। क्योंकि आप एक चीज देखो, हम लोग तो कंज्यूमर हैं, ठीक है। आपने अगर फूड चेन पढ़ी हो, ठीक है, बहुत बच्चों ने पढ़ी होगी, तो फूड चेन में क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है। प्रोड्यूसर कौन, उत्पादक, है ना, जो चीजों को प्रोड्यूस करता है। तो प्लांट्स ही तो है भाई जहां से प्रोडक्शन हो रहा है। हम तो लिटरली हम क्या कर रहे हैं, हम कंजम्पशन कर रहे हैं, हम चीजों को यूज कर रहे हैं, या फिर हम चीजों का रूप बदल देते हैं। लेकिन फर्स्टली क्या है, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर का ही काम होता है, मेन काम। तो इसलिए हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। बहुत इम्पॉसिबल सी लाइफ है, और काफी सारी चीजें फिर अफेक्ट होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कि कौन कौन से फेस्टिवल्स कैसे मनाए जाते हैं, और कौन से प्लांट्स होते हैं इन फेस्टिवल में यूज, वो हम चीजें पढ़ेंगे। लाइक कि जैसे मकर संक्रांति की है ना, अभी अभी गया है, तो मकर संक्रांति फेमस फेस्टिवल है, आपको पता ही है, तिल के लड्डू बनते हैं उस दिन, इसको तिल संक्रांति बोल सकते हो। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और इन सब जगह में ये मनाया जाता है मकर संक्रांति। आसाम का फेमस कौन सा फेस्टिवल है, बिहू, ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में आता है, आसाम का, यूपी का। ओनम किसका फेस्टिवल है, केरला, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु, लोहड़ी पंजाब, सरहुल झारखंड, ये करते रहना, ठीक है, नोट्स में अपने बनाते रहना। कालिक जो हमारा फेस्टिवल है वो है गुजरात का। तो ये जितने भी मतलब अब मैं प्लांट्स के बीच में फेस्टिवल क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो स्पेशली प्लांट्स के ग्रो होने के टाइम पे बनाए जाते हैं ना, कि फसल आ गई है, नई फसल, ठीक है, या फिर फसल की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो इसलिए ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो इसलिए ये सारे फेस्टिवल्स आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड। क्लियर है इतनी चीज? चलिए, दे आर सेलिब्रेटेड एट डिफरेंट टाइम्स फ्रॉम जनवरी टू मिड अप्रैल। जनवरी से स्टार्ट होते हैं, आपको पता ही है, सर्दियों में ही इनका जो है सीजन वो होता है, और ये सर्दियों में स्टार्ट होते हैं और मिड अप्रैल तक चलते हैं। क्लियर है? जैसे अभी मकर संक्रांति आया था। नेक्स्ट है अब नेपेंथीज। नेपेंथीज जो साइंस के स्टूडेंट है उनको पता ही है नेपेंथीज क्या होता है। ये ना बेसिकली एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या होता है कि जो मांस खाता है ना, इंसेक्ट्स को खाता है, यानी कि जिसको पसंद है ये चीजें, मतलब शाकाहारी नहीं है ये, पूरी तरीके से मांसाहारी है, उसे इंसेक्टिवोरस बोलते हैं इंग्लिश में। तो नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मांस खाता है, एंड दिस इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कहां पर मिलता है ये? कई बार नेपेंथीज के बारे में तो मैं शायद काउंट भी नहीं कर सकती कितनी बार आता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, पिछले 10-15 सालों के पेपर मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है ये, ठीक है। बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में आता है, सिर्फ सीटेट की बात नहीं मैं कर रही हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ कहाँ मिलता है ये, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और हमारे भारत के मेघालय में, ठीक है। यूट्रोक्लेरिया ड्रोसा एंड वीनस फ्लाईट्रैप,
ये सारे जितने भी वीनस वगैरह फ्लाई ट्रैप हैं, ये सारे मांस खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। भाई मांस कैसे खाते हैं लोग, चलते हैं प्लांट्स? नहीं। देखो ये आपको ये बीच वाली फोटो को देखो, ये स्पेशली जो पिक लगाई गई है, ये उसका नाम है नेपेंथिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसका जो ये रेड वाला पार्ट है, ये इसका माउथ होता है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट इसके पास आता है, देखो इंसेक्ट्स को क्या पता रहता है कैसा प्लांट है ये, तो इंसेक्ट जैसे ही इसको टच करेगा, ये अपना जो माउथ है ऐसे करके खुला हुआ रखता है, क्लोज कर लेता है, और ये इंसेक्ट फिर अंदर ही मर जाता है और फिर इसका खून चूस लेता है और मतलब इसको खा जाता है और ये इस तरीके से बंद हो जाता है, तो इसे बोलते हैं नेपेंथीज। इस तरीके के कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है। ये सारे मांस खाने वाले प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। कई बार पूछा जा चुका है, बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको कर लेना ढंग से। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है वेलक्रो की बात करते हैं। अब वेलक्रो क्या होता है, मतलब वेलक्रो ना आपने वैसे भी सुना होगा, जैसे सैंडल वैंडल्स में चिपका लेते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें भी देखो एग्जाम से पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वेलक्रो एक्चुअली होता क्या है, वेलक्रो का इन्वेंशन पूछ लेते हैं। तो वेलक्रो किसने इन्वेंटेड किया? जॉर्ज मेस्ट्रॉल, ठीक है। जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने 1948 में वेलक्रो का इन्वेंशन किया था, और ही डिड सो व्हेन ही सॉ सम सीड्स स्टिकिंग टू डॉग हेयर। उन्होंने क्या देखा कि कुछ बीज के कुछ हुक थे, वह डॉग पर बीज चिपके, मतलब ना ये बेसिकली एक प्लांट था, और प्लांट में कुछ सीड्स जब उन्होंने मतलब ऐसे करके कुछ प्लास्टिक वगैरह या शूज टच करवाया होगा तो चिपक गया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यार लेदर को भी चिपकाने का काम कर सकता है ये, इसको हम मल्टीपल यूज में ला सकते हैं हमारे यूज के लिए। तो ये वेलक्रो का पूरा प्लांट होता है, ठीक है, ये पूरा प्लांट है जिसको आज हमारी इकोनॉमी में यूज किया जाता है कुछ भी चीज को चिपकाने के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं, वेलक्रो। ध्यान रखना ये चीजें आप पढ़ लेना, जॉर्ज मेस्ट्रॉल की कब आया था, और 1948 में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये आपको देखने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, देखो हवा का तापमान है, देखो यहाँ पे क्या करना है, असत्य कथन पर विचार करें, यानी कि आपको इनमें से रॉन्ग को जो है छांटना है। हवा का तापमान है, उसमें कितनी नमी है, इसमें भी बीजीय अंक होने के समय में अंतर आ सकता है। कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं, सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया दिया गया था। अभी जरा पीछे आ जाओ वेलक्रो पर, ठीक है। वेलक्रो के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने, और यहाँ पर देखो आप, ठीक है, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया आया था। परवल मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। क्या आपने देखा पोर्चुगीज क्या परवल और मेथी लेके आए थे? नहीं, ठीक है। आपने क्या पढ़ा था अभी, चिली, पोटैटो, गुआवा। तो ये वाली जो लाइन है ये प्रॉपर तरीके से क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब आंसर भी क्या है, ऑप्शन भी क्या है, यही रॉन्ग है। तो हमारा आंसर नंबर 4 विल बी करेक्ट, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें सही है इसमें। नेपेंथिस वो पौधा है जो शिकार करता है। तो इस तरीके से 4th वाली लाइन सही हो जाएगी। अब नेपेंथिस, इसमें आप आगे चले जाओ 5th वाले क्वेश्चन में, नेपेंथिस वे पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कर। अब हमने नेपेंथिस के बारे में पढ़ा, अब इन स्टेटमेंट को आपको बताना है कि कितना मैच करती है। लाइक फर्स्ट वाला क्या है, ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट, ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। आवाज तो नहीं निकालता, ठीक है, इसमें आवाज वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये करेक्ट है। तो ढूंढिए कि कौन से ए, बी और सी तीनों करेक्ट है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ए और बी नहीं, ये वाला तो नहीं होगा, ए और सी भी नहीं होगा, बी और डी भी, ए बी सी। तो आर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा। इस तरीके से ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। असर्शन और रीजन यानी कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, कथन वाले, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है आपको, और थोड़ा सा आपको ना कंटेंट को देखना पड़ेगा। कंटेंट को अगर आप वन शॉट करोगे तभी आपके ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो सकता है, वरना ना अगर एक भी इतनी सी भी मिस्टेक हुई और आपने गलत ऑप्शन लगा दिया तो सीधा वही मार्क्स कट। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे हम बात करते हैं। कंसिडर द फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा ये हमने कर लिया है, ठीक है, ये हमने इंग्लिश हिंदी में कर लिया है, इंग्लिश में आप देख लेना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग्स की बात करें तो मधुबनी के बारे में काफी बार पूछा गया एग्जाम में, ईवीएस में। मधुबनी पेंटिंग आई कहां से है या फिर किस स्टेट में इसका ओरिजिन हुआ है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार में आई है, बिहार के मधुबनी शहर से, ठीक है। तो यहां से इसका ओरिजिन है और इसमें क्या है, इसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों और मतलब इनके ना, देखो आपसे क्या पूछा जाता है, कौन सा कलर यूज किया जाता है ये कलर को बनाने में। देखो पेंटिंग्स, ये वाली पेंटिंग्स है मधुबनी, ठीक है। ये जितने भी दोनों पेंटिंग्स आपको दिख रही है ये मधुबनी आर्ट की पेंटिंग है और इसमें कलर कैसे फॉर्म किया जाता है, वो इंडिगो से यानी कि नील से, टर्मरिक हल्दी, ठीक है। तो ये सब चीजें, इंडिगो से कौन सा कलर आएगा, ऑब्वियस सी बात है ब्लू कलर आएगा, टर्मरिक से येलो, क्लियर। तो इंडिगो, टर्मरिक, इन सबको मिक्स करके पेस्ट बनाया जाता है और राइस को भी, ठीक है। राइस देखो, राइस में क्या होता है, राइस को बिल्कुल पीस कर उसका एक बिल्कुल बारीक सा आटा बना लेते हैं ना, बिल्कुल जैसे राइस, आप चावल का आटा तो आप जानते ही हो, तो चावल का आटा और उसमें मिक्स कर देते हैं। अगर कोई भी कलर देना है, ब्लू देना है, इंडिगो, येलो करना है, टर्मरिक, तो इसका पूरा पेस्ट बनाया जाता है। और पिक्चर्स, किसकी पिक्चर बनाई जाती है इसमें, या तो किसी ह्यूमन बीइंग की या किसी एनिमल की, ट्री की, फ्लावर की, बर्ड की, फिश की। मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, नेचर, इन सब की पिक्चर्स ड्रॉ की जाती है किसमें, मधुबनी पेंटिंग में। क्लियर है इतनी चीज। इस तरीके से मधुबनी पेंटिंग के लिए पूरा पिसाई होती है, ये पीसा जाता है ऐसे, इनको ओखली बोलते हैं आई थिंक, तो इसमें ये पीसा जाता है। क्लियर है। तो ये कुछ मतलब ना बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म रहा है पेंटिंग का और आज भी बिहार में इस फॉर्म को बहुत अच्छे से किया जाता है, मतलब इसको प्रैक्टिस की जाती है क्योंकि देखो पुरानी, एक तो पुरानी हमारी परंपरा है, प्लस पेंटिंग में ये बहुत ही सूदिंग सा इफेक्ट देती है। नेचुरल कलर्स लगते हैं एकदम, ये एकदम नेचुरलिटी है, यानी कि प्राकृतिक चीजें लग रही है। क्लियर है। तो मधुबनी का अच्छे से याद कर लेना, काफी बारी एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो पॉलिनेशन की बात करें, परागकण की, पॉलिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जो पेटल्स होती है, पंखुड़ियां, इनके अंदर इन द मिडल ऑफ अ फ्लावर वी फाइंड अ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलन। पॉलन क्या होते हैं, पॉलन क्या होते हैं, जो पेटल्स होते हैं ना पंखुड़ी, उनके अंदर कुछ पीले रंग का आपको पाउडर स्ट्रक्चर, ये देखो ये पीले रंग का पाउडरी स्ट्रक्चर एक आपको दिखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पॉलन बोलते हैं। एग्जाम्स में आ जाता है ग्रीन कलर होता है, येलो होता है या ब्राउन, तो आपको छांटना है कि दिस इज येलो कलर। क्लियर, ठीक है। इनकी जो फॉर्म होती है बिल्कुल बिल्कुल पाउडर जैसी होती है, पॉलन ग्रेन्स और येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, वापस से बता रही हूँ, ये पाउडर वाली बात अच्छे से देख लेना। उसके बाद क्या, प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड पॉलिन। अब देखो देखो आपसे पूछा जाएगा पॉलिनेशन कैसे होता है। देखो पॉलन क्या करते हैं, पॉलन येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर, और ये ना रिप्रोड्यूस करता है, मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, किस प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, रिप्रोडक्शन, जब उत्पादन यानी कि जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसा ही, तो वो इस प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है परागकण, ध्यान रखना। क्लियर है, ये चीजें आ जाती हैं तो ये सब चीजें हैं, जैसे देखो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है पूरा, ऐसी प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है और वो प्रोसेस क्या होता है, पॉलिनेशन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बहुत बार कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं पूछ ली जाती है, तो लाइक आपसे अगर ये देखो, ये सारा जो प्रोसेस की फोटो दिखाई गई है, इसमें क्या मेंशन है, अभी देखो ये पूरा ग्रीन कलर का फ्लावर है और ये भी मुरझा गया और बाद में बिल्कुल ऐसा हो गया है। तो देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज लैक ऑफ वाटरिंग। वाटरिंग अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको दिख ही रहा है, ऐसा कंडीशन आ सकती है। By watering the plants, their leaves became green from wilting because they prepare food by photosynthesis. पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती है क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। अभी एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस सबने पढ़ रखा है, सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, बेसिकली ये फूड बनाते हैं और किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, देखो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, तो इन सबकी प्रेजेंस होनी जरूरी है। तो अगर ये सारी चीजें इसको मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है
ये फिर खाना बनाएगा और ये फिर इस कंडीशन में वापस से आ जाएगा। और क्लोरोफिल वगैरह होने की वजह से इसकी जो प्लांट्स है वो मतलब इसकी जो लीव्स है वो कैसी हो जाएगी, ग्रीन। क्लियर है इतनी चीज? तो इसको विल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। विल्टिंग का मतलब कि बहुत बहुत मुरझाई हुई पत्तियां थी, लेकिन पूरा फोटोसिंथेसिस हुआ और ऐसा हो गया। मतलब क्या कि इतना बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है फिर किसमें, प्लांट्स में। क्लियर है इतनी बात? तो ध्यान रखना, इसमें पूछा गया कि किस किस की प्रेजेंस होती है, या फिर विल्टिंग से सीधा ये वाली कंडीशन कब आएगी, जब प्लांट्स पूरी तरीके से ग्रीन होगा, तो बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर का प्रेजेंस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये चीज मैंने आपको वैसे बता दी है, ये बाकी आप यहां से पढ़ लो। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कई बार आ जाता है कि क्लोरोफिल जो ये एलिमेंट होता है ये कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, तो ये ध्यान रखना, अलग से मैं लिख के बता रही हूँ, ग्रीन कलर। बहुत बच्चों को पता भी होगा कि क्लोरोफिल जो एलिमेंट होता है प्लांट्स के अंदर वो ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये देखो लिखा है द ग्रीन कलर इन लीव्स इज ड्यू टू क्लोरोफिल। आगे बात करते हैं, प्लांट्स इवॉल्व बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो अभी तक आप सुनते थे या कुछ बच्चे अभी तक जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, तो ऐसा नहीं है, दोनों चीजें रिलीज करता है, टाइम पे डिपेंड करती है बात। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दोनों चीज होगी। और स्पेशली रात की मैं बात करूं तो रात में सारे प्लांट्स जो है वो मोस्टली क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं पीपल की बात करूं, पीपल, नीम, ये सारे ट्रीज को छोड़कर, ठीक है, पीपल से तो वैसे ही सब डरते हैं, लेकिन पीपल का फायदा भी है, देखो पीपल ऑक्सीजन देता है, ध्यान रखना ये चीज। बाकी पीपल, नीम, इन सब ट्रीज को छोड़कर बाकी सारे जो प्लांट्स होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ही लोग कहते थे ना, पुराने लोग, कि भाई रात को जो है प्लांट्स के नीचे नहीं बैठना चाहिए, सोना चाहिए, क्योंकि रात को वो हार्मफुल गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनियन के बारे में। अनियन इज ग्रोन इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये पूछा जाता है कि अनियन किस मंथ में ग्रो किया जाता है, या फिर सो का मतलब उसको जो है उगाया, बीज लगाए जाते हैं उसके। अब ये पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, आप इसको वैसे अलग से भी देख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोसेस है इसका पूरा फोटोसिंथेसिस का, ध्यान रखना। मैंने एलिमेंट्स बता दिए आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अब एक्सटिंक्ट प्लांट्स जो है उनके बारे में बात करेंगे, जिनको गायब हुए पौधे बोल सकते हैं। ये देखो हिंदी में लिखा है विलुप्त पौधे। तो एक्सटिंक्ट प्लांट्स कैसे होते हैं, 20 स्पीशीज डिटेल्स इन रेड डाटा बुक, स्नो ऑर्चिड, पिचर प्लांट। कौन सी प्लांट्स है जो रेड डेटा बुक में अभी तक आ चुकी है, जिसका नाम जो है रिकॉग्नाइज हुआ है? एक तो है स्नो ऑर्चिड और दूसरी कौन सी है, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट ना, अभी जैसे हमने नेपेंथीज के बारे में देखा था, पिचर प्लांट भी कुछ उस तरीके का ही रिजेंबल करता है। मतलब पिचर प्लांट मांसाहारी प्लांट है ना, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट्स को खाता है। तो दो याद रखना, ये पेपर में आता है किसके बारे में, स्नो ऑर्चिड और पिचर प्लांट। रेड डेटा बुक आपको पता ही होगी, रेड डेटा जो बुक होती है उसमें जितने भी एक्सटिंक्ट है, मतलब जितने भी विलुप्त एनिमल्स हैं, विलुप्त प्लांट्स हैं, उनके बारे में रेड डेटा बुक में होता है। चलिए, विलुप्त जीवों की बात करें तो जीवों में तो खैर डायनासोर है ही, है ना, ये हमेशा के लिए गायब हो चुका है, कहीं पर भी आपको डायनासोर अब नहीं मिलेगा। ठीक है, एक पूरा एज चला था डायनासोर का एज, जुरासिक एज कह सकते हैं। तो उस जुरासिक एज में एक टाइम था जब पूरा डायनासोर का ही राज था, और उस टाइम पे मतलब और कोई एनिमल्स नहीं होते थे, और अगर छोटे एनिमल्स हो भी जाते थे तो डायनासोर के सामने कहाँ टिकते थे। तो वही बात है कि डायनासोर गए कैसे हैं, डायनासोर का काफी मतलब बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं। कहा जाता है कि या तो कोई प्लैनेट टकराया होगा, एस्ट्रॉइड वगैरह, या फिर कोई सुनामी आई होगी जिनसे उनका जो है पूरा एंड हुआ उनका। तो फिलहाल एक्सटिंक्ट में आपको क्या लिखना है, डायनासोर। ठीक है, और एक है आपका एक्सटिंक्ट बर्ड। एक्सटिंक्ट बर्ड में जो गायब हो चुकी है पूरी तरीके से, वो कौन सी है, डोडो बर्ड। ठीक है, डोडो बर्ड और आपका क्या हो जाएगा, डायनासोर। एनिमल में डायनासोर, बर्ड में डोडो। ध्यान रखना, दोनों बातें पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रोटॉन प्लांट के बारे में। क्रोटॉन प्लांट इंडिकेट्स व्हेन द प्लांट शुड बी वाटर्ड। अब देखो क्रोटॉन नाम के जो पौधे होते हैं वो मतलब ये आपको इंडिकेट करवा देते हैं कि आपको पौधों का इरिगेशन यानी कि सिंचाई कब करनी है। ठीक है, तो क्रोटॉन नाम का जो प्लांट होता है वो क्या करता है, वो एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर समझ रहे हो कि वो आपको इंडिकेट कर देता है कि इस टाइम पे मुझे पानी चाहिए, इस टाइम पे मुझे नीड है वाटरिंग की। तो ऐसे भी देखो प्लांट्स अब सारे पौधे थोड़ी ना आपको बोलेंगे भैया हमें पानी डालो, है ना,
वो तो आपको आपकी खुद की एक समझ है, कॉमन सेंस है। लेकिन क्रोटॉन प्लांट वो क्या करता है, इंडिकेट कर देता है। अब आप कहोगे इंडिकेट कैसे करेगा, बोलेगा क्या? नहीं, वो अपने कलर को चेंज करता है और वो बता देता है हमें, मतलब ह्यूमन कैन रिकॉग्नाइज कि इसको अभी नीड है पानी की कि नहीं। तो ये कुछ खास चीजें हैं प्लांट्स के बारे में, और ये ना आपको वन लाइनर में मिलेगी नहीं। आप देखो, आप सीक्वेंशली पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें एक ही जगह मिलेगी। इसके बाद चाहे हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना जब, तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहां हमारा कंसेप्चुअल लेवल बहुत अप होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। अब यहाँ की ना कुछ फेमस डिश, मैं फिर से कह रही हूँ कि जो पीवाईक्यू करते हैं उन्हें पता है कि कितना क्वेश्चन, अभी देखो ये कितना रिपीटेड क्वेश्चन है कि केरला का फेमस फूड, तमिलनाडु का, कर्नाटका का। ध्यान रखना, केरला का क्या लगाएंगे, इडली, ये तमिलनाडु का डोसा, राइस, ठीक है। और केरला का ध्यान रखना टैपियोका, टैपियोका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार आया है, ठीक है। टैपियोका केरला का बहुत फेमस फूड है, ठीक है, जिसको कप्पा करके भी बोलते हैं। तो ये फूड मल्टीपल टाइम, मतलब इसके बारे में पता नहीं एग्जामिनर को क्या हो जाता है, इसके बारे में बहुत पूछते हैं, ठीक है। खैर, अब हांगकांग, एक हांगकांग बहुत आता है, ठीक है। हांगकांग के जो स्नेक्स होते हैं, इन हांगकांग स्नेक्स आर यूज एज अ फूड एंड दैट इज कॉल्ड एज लिंग हु फियान, ठीक है। ऐसे जैसे ये खुद है वैसे ये खाने के नाम रखते हैं। तो ध्यान रखना कि भी मल्टीपल टाइम्स आया है, हांगकांग के स्नेक्स का एक फूड बनाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, लिंग हु फेन। क्लियर है? तो लिंग हु फेन इज द फेमस फूड ऑफ हांगकांग एंड इन विच स्नेक्स आर सर्व्ड। स्नेक्स को ही सजा धजा के और उसमें कुछ मसाले वसाले डाल के उसको सर्व किया जाता है। खैर चलो, उनकी नेशनल डिश है, वो खाएं, हमें क्या। वैसे चाइना में भी खैर स्नैक्स का फूड तो चाइना में भी बनता है, बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे स्नैक्स खाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द रेल रूट फ्रॉम गोवा टू केरला कंसिस्ट ऑफ 92 टनल्स एंड 2000 ब्रिजेस। ये भी काफी बार आ जाता है। तो रेल रूट जो गोवा से केरला की है उसमें कितने टनल्स है और कितनी ब्रिजेस आती है? टनल्स है 92 एंड ब्रिजेस कितनी है, यानी कि जो पुल होते हैं वो है 2000। ध्यान रखेंगे चीजें। अच्छा, जो चीजें मैं आपको ऐसे बता रही हूँ तो ऐसे ही, या तो फिर ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो वन लाइनर फॉर्म में। वन लाइनर ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि व्हेन यू विल रिवाइज योर होल ईवीएस तो वन लाइनर वाली चीजें ज्यादा अच्छी रहेगी। और एक येलो कलर का हाइलाइटर भी आप साथ में ले सकते हैं मार्क करने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो ये भी कई बार आ जाता है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं पर पता होनी चाहिए। वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेन टिकट्स। ट्रेन टिकट से हमें क्या पता लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन टिकट में क्या मेंशन होता है? ट्रेन नंबर। नेक्स्ट क्या और क्या मेंशन होता है? जर्नी स्टार्ट डेट, यानी कि आपकी जर्नी किस दिन स्टार्ट होगी, है ना। बर्थ एंड कोच नंबर मेंशन होता है, प्रॉपर की कौन सा बर्थ है आपका, कोच कौन सा है, ठीक है। रेंट वगैरह मेंशन होता है और कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करने वाले हैं। तो ये 4-5 चीजें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि ना ईवीएस में ऐसी चीजें दे रहता है। अब देखो ईवीएस ना, मैं आपको बताऊं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत डीपली जाना है। देखो ईवीएस में क्या है, ईवीएस में ना कोशिश वो करो कि ट्रेंड क्या फॉलो करते हैं। अब 3rd, 4th, 5th की बुक में ईवीएस के बारे में क्या चीजें कितनी, मतलब बच्चों की बुक में दी गई है उतना ही पढ़ो। अब ये जीएस तो है नहीं जिसमें आपकी पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी और ये ज्योग्राफी लेके बैठ जाओगे कि भाई पूरी, अगर आप ऐसे करने जाओगे फिर तो आपको 2-3 साल तो खाली सोशल साइंस में देने पड़ जाएंगे, है ना, और ऐसे आपकी नौकरी भी नहीं लगेगी। तो आपको पढ़ना उस वे में है कि पूछता कैसे है ना। ये सब बुक्स में सिर्फ 3rd, 4th, 5th, 6th की बुक में सब कुछ ये मेंशन है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं खुद से उनके लिए तो एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास है ही। खैर, देयर आर 7 प्लेयर्स इन द गेम। अच्छा, ये गेम्स के बारे में कैसे पूछा जाता है? इन द गेम ऑफ कबड्डी। कबड्डी में कई बार पूछ लेते हैं कि कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर, ठीक है। 7 प्लेयर का ये गेम है और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन ऑफ आईज, हैंड्स एंड फीट। किसका कोऑर्डिनेशन चाहिए? आंखों का, हाथों का, पैरों का। टचिंग द प्लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी स्पोर्ट्स सच एज खो खो। खो खो में क्या होता है पता ही है ना आपको, है ना, बढ़िया गेम है खो खो। खैर हमने भी खेला है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें से पूछ लेंगे आपको प्लेयर्स के बारे में। खो खो में पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे कोऑर्डिनेशन किसका चाहिए, आईज का, हैंड्स का एंड फीट का। तो ये सारी चीजें हैं, अच्छे से पढ़ना है इसको, और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन हमने करना है क्योंकि ये नेपेंथीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब नेपेंथीज में हमने पढ़ा था, इट इज अ प्लांट दैट ट्रैप्स एंड ईट्स स्मॉल क्रिएचर्स लाइक फ्रॉग्स। देखो फ्रॉग्स, इंसेक्ट, स्पाइडर्स, मैंने आपको बताया था ना
कितने भी बड़े बड़े, अब देखो फ्रॉग कोई छोटा मोटा तो होता नहीं, फ्रॉग हो गया स्पाइडर्स, इन सबको खाता है। वेर इन कंट्री इज दिस प्लांट फाउंड, हमारी कंट्री में कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो आपने क्या पढ़ा था क्लियरली, मेघालय में ये मिलता है। मेघालय के अलावा बाकी सारी कंट्रीज में भी मिलता है, बट मेनली इंडिया का कहाँ लगाना है आपको? मेघालय में। डन है इतनी चीज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाय द वे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे द डिमांड फॉर कैबेज एंड पीस। देखो गोभी, बंद गोभी जो होती है और मटर, तो इनकी फॉर फूड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन अ कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री वर दीज ब्रॉट टू आवर कंट्री। अब देखो गोभी और हमारा मटर ये कहाँ से लाए जाते थे, यानी कि किस कंट्री से इनको हमारे देश में एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है? तो यूरोप, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ठीक है? इजिप्ट जिसे हम मिस्र बोलते थे पहले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका। ध्यान रखेंगे इतनी चीज, ठीक है? अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। टुडे वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, है ना? चिली के बारे बिना तो हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल ही लगती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच ट्रेडर्स ब्रॉट चिलीज? हमने पढ़ा था अभी, बिल्कुल थियोरिटिकल पार्ट में पढ़ा था कि जो चिली है वो कौन सी कंट्री कहां पर, मतलब इंडिया में भेजती थी, तो चिली साउथ अमेरिका वाले भेजते थे कहां पर? इंडिया में, ठीक है? तो साउथ अमेरिका ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। चलिए ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्लांट्स के बारे में, ये था आपका पूरा प्लांट्स के बारे में, और इसमें हमने मेनली प्लांट्स के बारे में बात की है, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, नहीं तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। या एक दो पार्ट चले कर लेते हैं जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के सेक्शन में। देखो थोड़ा सा थ्रेशर के बारे में देख लो, थ्रेशर से पूछा जाता है एग्जाम में। देखो थ्रेशर क्या होता है यानी कि थ्रेशिंग ये प्रोसेस होता है। देखो वैसे तो फार्मिंग का बहुत लंबा प्रोसेस है, थ्रेशिंग है, सीडिंग है यानी कि बीजों को डालना, फिर उसमें जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको जो करते हैं ना, मतलब काफी उलट पुलट करते हैं, यानी कि ये प्रोसेसेस होते हैं एग्रीकल्चर के, उसमें से आता है थ्रेशर। यानी कि नाउअडेज थ्रेशर्स आर यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। चाफ का मतलब क्या होता है कि ग्रेन्स यानी कि जो अनाज है उनको जो छिलकों से उनको अलग किया जाता है, तो उसके लिए थ्रेशिंग की जाती है। जैसे पहले क्या होता था, लोग हाथों से अलग करते थे ना, अब चावल का दाना है, चावल का दाना थोड़ी ना उगता है, धान उगती है, धान में से ही तो हम चावल को निकालते हैं। तो धान से चावल अलग करना है तो उसके लिए कौन सी मशीन्स यूज होती है? इस टाइप की मशीन्स यूज होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? थ्रेशर। ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ आपसे प्रोसेस नहीं पूछता, बस ये पूछेगा कि थ्रेशर इज यूज फॉर विच पर्पस, तो आपको बताना है ग्रेन से शाफ्ट को अलग करता है। पहले देखो ऐसा, पहले जमाने में ऐसे होते थे, ठीक है? बहुत टाइम लगता था इसमें। खैर नेक्स्ट उसके बाद है विनोइंग, ये भी एग्रीकल्चर का ही प्रोसेस है, फार्मिंग का। Nowadays winnowing are used to separate the grain from the straw। अब देखो कुछ ऐसे स्ट्रॉ होती है, ठीक है, इस टाइप की, तो इसमें से जब ऐसे दानों को अलग किया जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विनोइंग, ठीक है? विनोइंग, दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पवान जो भी है ये उस कहते हैं। विनोइंग याद रखना, ये जैसे भी आपको समझ में आए, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस है। मतलब एग्जाम में कैसे पूछते हैं, जो बच्चे प्रीवियस ईयर कर चुके हैं उन्हें पता है, सीधा सिंपल पूछते हैं कि दानों से भूसों को कैसे अलग किया जाता है वो प्रोसेस बताओ, या फिर छिलकों को कैसे अलग किया जाता है वो प्रोसेस बताओ। अब बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, ठीक है? इंसेक्टिवोरस में मैंने आपको बता दिया ये नेपेंथीज, ठीक है? नेपेंथीज भी मैंने आपको बता दिया है। भिंडी, ये वाला तो आप चलो मैंने पीछे बता दिया है, इस पे आ जाओ। देखो भिंडी जो होती है लेडी फिंगर, तो लेडी फिंगर जो है वो अफ्रीका, और कॉलीफ्लावर जो है वो क्या है? कॉलीफ्लावर और पीस यानी बंद गोभी और जो मटर है वो कहां से लाए गए हैं? यूरोप से, ठीक है? ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है कि ये जो गोभी होती है और मटर, गोभी मटर, ये भिंडी, ये कहां से कहां एक्सपोर्ट किए जाते थे? तो इंडिया में स्पेशली कहां से एक्सपोर्ट किए जाते थे? यूरोप से। और बाकी चिली, पोटैटो, टमाटो, ये सब कहां से एक्सपोर्ट किए जाते थे? साउथ अमेरिका, ठीक है? तो ये कुछ चीजें जो प्रीवियस ईयर में पूछी जाती है, ठीक है? नेक्स्ट हम एक और पार्ट पढ़ लेते हैं जो प्लांट से ही रिलेटेड है। टी हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम आसाम एंड सोयाबीन फ्रॉम चाइना। देखो टी जो है वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है हमारे इंडिया में एक टी का बहुत बड़ा आप कह सकते हो महल है,
वो कहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है? आसाम। आसाम में देखो ये दार्जिलिंग माउंटेन्स वगैरह है, या वेस्ट बंगाल में आप चले जाओ तो वहां पे अगर आप देखोगे ना तो उन पहाड़ियों में सिर्फ टी की खेती होती है। पूरी प्लांटेशन आसाम की, वेस्ट बंगाल की, वहां पर चाय की ही खेती दिखेगी, और वहां पर आपको सारी लेडीज दिखेंगी जो मतलब जो वहीं के कुछ लोकल लोग होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, तो वो लोग अपने मतलब पीछे वो पूरा बास्केट वगैरह लेके और टी को छाटते रहते हैं, मतलब पत्तियों को छाटते रहते हैं और फिर उससे प्लांटेशन में ले जाते हैं। तो मशीनरीज नहीं चलती टी की प्लांटेशन में, ऐसा नहीं है कि उसके लिए स्पेशल मशीनरी चलती है, आज भी हाथों से ही पत्तियों को निकाला जाता है, ठीक है, चाय की पत्तियों को छाटा जाता है। तो ये होता कहाँ है? आसाम की बात बताई। और सोयाबीन कहाँ से इंपोर्ट की जाती थी? चाइना से, ठीक है। सोयाबीन कहाँ से? चाइना से। और ये सारी चीजें पूछी हुई है तो याद रखना। नेक्स्ट है, ये क्या है बाय द वे? लौंग है शायद, ये नहीं, ये चाय की पत्ती है। हाँ हाँ, ये चाय की पत्ती है, और ये इस तरीके की चाय की पत्ती होती है। इसको मशीन फील्ड में ले जाया जाता है, मशीनरीज में प्लांटेशन जो फील्ड होती है उसमें से फिर ऐसी करके ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की पत्ती बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिंजल, रेडिश, बीन, बिटर ग्राउंड, ठीक है, जिनको हिंदी में देखना है बैंगन, मूली, सेम सेम का होता है, आपको पता ही है। करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, तो ये सारी चीजें हमारी अपनी है, इंडियन है। तो ये क्या कहते हैं? हम सब भारतीय हैं, जैसे कि हम हैं, तो ये सारे हमारे ही अपने देसी जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह है। तो ये कुछ चीजें थी जो प्लांट्स के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी, तो याद रखना, है ना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा पेंटिंग्स के बारे में, हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का बहुत ही अच्छा सेशन था, और हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब वैसे तो मैंने नहीं करवाए, लेकिन इन बिटवीन द मैंने आपको कंटेंट्स में बता दिया कि पीवाईक्यू कैसे आता है, ठीक है। तो बने रहिए, तैयारी करते रहिए, और अच्छे से जो है आप अच्छा ही रिजल्ट देंगे, उम्मीद ऐसी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।